मज़दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। एक तो या दो तरीके के कह सकते हो किसान होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन जो है होती है, और एक वो होते हैं जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती। तो अगर हम पहले बात करते हैं उन कैटेगरी के लोगों की जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, वो जो है दूसरों से, या ये कह सकते हो कि अगर मान लो किसी का खेत है, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का जो है खेत है, ठीक है, वो खुद उस पर काम नहीं करना चाहता, खुद उस पर जो है काम नहीं करना चाहता, उसको नहीं आती खेती करनी कैसे होती है, लेकिन वो बाहर से हायर करके किसी से खेती करवा लेता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एग्रीकल्चर लेबर। भाई जैसे मान लो मुझे घर में पेंट कराना है, ठीक है, तो हमें तो पेंट करना आता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है बाहर से पेंटर को बुला के क्या करवा लेते हैं, पेंट करा लेते हैं घर में, क्योंकि हमें नहीं आता। इसी तरीके से अगर मान लो किसी बंदे के पास खेत है लेकिन उसे खेती करनी नहीं आती, लेकिन वो खेती कराना चाहता है, तो फिर उसको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि उसको खेती करके दे, तो उसको हायर करना पड़ेगा उसको। तो उसी बंदे को हम क्या कहते हैं, उसी बंदे को हम जो है एग्रीकल्चर लेबर के नाम से जानते हैं, जो खेतों पर जो है मज़दूर की तरह क्या कर रहा है, मज़दूर की तरह जो है काम कर रहा है, उसको जो है एग्रीकल्चर लेबर कहते हैं। इस बंदे के पास अपनी खुद की ज़मीन तो नहीं है, अगर होती तो ये वहीं पे काम कर रहा होता। तो एक तो आते हैं इस कैटेगरी के लोग जिनके पास अपना खुद का कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें खेती करनी आती है, अगर कोई दूसरा उनको हायर करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन एक और कैटेगरी के लोग आते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है, ज़मीन होते हुए भी वो दूसरे की खेती पे एज अ मज़दूर काम कर रहे हैं। क्वेश्चन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, जिनके पास स्वयं की खेती नहीं होती या इतनी कम होती है कि उन पर कृषि कार्य करके वे अपने परिवार का भरण पोषण ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। दूसरी कैटेगरी के कौन से लोग बोले उनने, दूसरी कैटेगरी के उनने वो लोग बोले कि भाई उनके पास अपनी ज़मीन है तो सही, लेकिन वहाँ से उनके पास अपनी खेती इतनी कम है कि वहाँ से उनको जितनी भी अर्निंग हो रही है, जितनी भी आय हो रही है, वो उससे अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनको दूसरों के खेतों पर एज अ मज़दूर की तरह काम करना पड़ रहा है, ताकि वहाँ से कुछ इनकम अर्न हो सके और अपने परिवार का भरण पोषण जो है वो ठीक प्रकार से कर सके। तो एग्रीकल्चर लेबर के अंदर बेसिकली दो कैटेगरी के लोग आते हैं। एक तो वो जिनके पास कोई खेती नहीं है लेकिन उन्हें खेती करनी आती है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति चाहता है उनको हायर करना, उनको काम पे रखना, तो वो ऐसे व्यक्तियों को काम पर रख सकता है और उनको काम करवा सकता है एज अ मज़दूर, और उनके जो भी पैसे बन रहे हैं, जो भी दिहाड़ी बन रही है, उनको दे सकता है। और एक आते हैं ऐसी कैटेगरी के लोग जिनके पास अपनी खेती तो है लेकिन बहुत ही कम है, उससे इतनी अर्निंग जो है वो क्रिएट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपने परिवार का पालन पोषण ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, उनको पैसों की ज़रूरत है। तो पैसों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो दूसरों के खेतों पर क्या कर रहे हैं, एज अ मज़दूरों की तरह काम कर रहे हैं। मतलब अपना तो चल ही रहा है, अपनी भी खेती कर रहे हैं, वहाँ से भी इनकम अर्न हो रही है, और दूसरों के खेतों में भी खेती करके क्या कर रहे हैं, इनकम को अर्न कर रहे हैं, ताकि वहाँ से भी कुछ पैसा आ सके और अपने परिवार का भरण पोषण ठीक तरीके से हो सके। तो इन सभी कैटेगरी के लोगों को हम क्या कहते हैं, इन सभी कैटेगरी के लोगों को हम जो है एग्रीकल्चर लेबर के नाम से जो है जानते हैं। सिर्फ जहाँ से मैंने लगाया है यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ यही याद करना है, और आपको यहाँ पे कुछ याद नहीं करना, ये सब आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये सब अलग अलग उसके अकॉर्डिंगली डेफिनेशन लिखी हुई है। ये सब क्या है, ये सब डेफिनेशन लिखी हुई है कि इसके अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंगली, ये सब हमें कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ ये पढ़ना है एग्रीकल्चर लेबर क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर लेबर के फीचर्स क्या क्या होते हैं। हमें उस बंदे के फीचर बताने हैं जो किसी खेत पर एज अ मज़दूर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, जो किसी खेत पे एज अ मज़दूर की तरह काम कर रहा है, उस बंदे की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कह रहा है कृषि जो श्रमिक होता है ना, वो असंगठित होता है। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये असंगठित क्या होता है। देखो,
काम के जो एरिया होते हैं उसको हम दो जगह क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होते हैं बेटा संगठित क्षेत्र और एक होते हैं असंगठित क्षेत्र। पहले आप ये समझिए, संगठित क्षेत्र जो है किसको कहते हैं? संगठित। संगठित का मतलब होता है कि भाई पहली बात तो ये मालिक की जो है ना स्थायी लेबर होती है, मतलब ऐसे नहीं जब चाहे इनको बेदखल कर दिया। और इनको जो है सामाजिक सुरक्षा के भी नाम लाभ मिलते हैं। सामाजिक सुरक्षा का लाभ का मतलब क्या होता है कि जब ये कहीं काम कर रहे होते हैं तो इनको भाई पीएफ है, पेंशन है, पीएफ, पेंशन, ग्रेजुइटी, ये सब फैसिलिटी मिलती हैं, इनको सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। ठीक है। प्लस इन मैंने बोला मालिक के स्थायी वो होते हैं, इनकी सैलरी फिक्स होती है, ऐसे ही नहीं जब चाहे जब मर्जी निकाल दिया। सामाजिक सुरक्षा के लाभ मिलते हैं और ये जो है श्रम संघ बना सकते हैं। श्रम संघ का मतलब ये होता है कि अगर इन केस कभी इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, इनको कम सैलरी दी जा रही है, इनको सैलरी नहीं दी जा रही है, इनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो ये आपस में अपना श्रम संघ बनाकर उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं? एक्शन ले सकते हैं। तो संगठित क्षेत्र का मतलब जिनके मालिकों के पास उनका नाम लिस्ट में हैगा, उनकी सैलरी फिक्स है, उनको जब चाहे काम से नहीं निकाला जा सकता, स्थायी लेबर होती है, सामाजिक सुरक्षा के बेनिफिट मिलते हैं और श्रम संघ जो है बना सकते हैं। लेकिन दूसरे होते हैं और इनके अंदर जो होते हैं संगठित के अंदर, इनके अंदर जो है बेटा क्या कहते हैं 10 या उससे ज़्यादा बंदे जब होते हैं, 10 या उससे ज़्यादा, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 या उससे ज़्यादा बंदे काम कर रहे होते हैं तो वो संगठित कहलाते हैं। 10 या उससे ज़्यादा, इसमें निजी वाले भी आते हैं और सार्वजनिक वाले भी आते हैं। सार्वजनिक का मतलब सरकारी और निजी का मतलब प्राइवेट। वो सार्वजनिक तो सारे संगठित ही हैं, ठीक है। और निजी वाले की बात करें, अगर प्राइवेट कंपनीज जिसके अंदर 10 या उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, 10 या उससे ज़्यादा बंदे अगर काम कर रहे हैं तो वो संगठित होते हैं। लेकिन असंगठित क्या होते हैं? असंगठित एक ऐसी निजी, केवल निजी, असंगठित के अंदर केवल निजी कंपनी आती है, सरकारी नहीं आती। सरकारी तो सब संगठित है। निजी के अंदर ऐसी वो जिसके अंदर 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, जिसके अंदर 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, वो किसके अंदर आते हैं? असंगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं। इनको किसी भी तरीके के सामाजिक सुरक्षा के लाभ जो हैं, इनको किसी भी तरीके के सामाजिक सुरक्षा के जो लाभ हैं वो जो हैं नहीं मिलते हैं, ठीक है। मतलब कि पीएफ, पेंशन, ये सब इनको नहीं मिलता और ये जो है श्रम संघ नहीं बना सकते। तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं असंगठित। तो कह रहा है भाई औद्योगिक श्रमिक जो होता है ना, वो संगठित होकर अपने कार्य के घंटे निश्चित करते हैं। मतलब जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं उनके, वो एक तो संगठित होते हैं और उनके काम के घंटे भी फिक्स होते हैं कि भाई 8 घंटे काम करना है या 10 घंटे काम करना है, और उन्हें अपने हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील होते हैं। मैंने बोला वो श्रम संघ बना सकते हैं, कई सारे कानून बने हुए हैं, उन्हें जब चाहे काम से नहीं निकाला जा सकता और जितनी उनको सैलरी मिलनी चाहिए उतनी मिलेगी, जिसके कारण इनका शोषण जो है वो नहीं हो पाता। संगठित की बात कर रहे हैं अभी। लेकिन कृषि कार्य में श्रमिक अकेले व अलग अलग स्थिति में कार्य उत्पादकों के आधार पर करते हैं, जिससे उसे संगठन का अभाव जो है रहता है। वो जो है असंगठित क्षेत्र होते हैं, ना तो उनके काम के घंटे फिक्स होते हैं, ना ही वो श्रम संघ बना सकते, ना ही उनकी कोई इनकम जो है फिक्स होती है। कृषि श्रमिक जो है वो असंगठित क्षेत्र के अंदर आता है। दूसरा जो होता है इसके अंदर कह रहा है कृषि श्रमिक का मौलिक रूप से कुशल ना होना। देखिए कह रहा है कृषि श्रमिक का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। कृषि लेबर का मेन काम क्या है? कृषि करना। परंतु वह अशिक्षा, अनएजुकेटेड है और अज्ञानता के कारण कृषि कार्य में नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने में अकुशल होते हैं, जिसकी वजह से वो नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनों का यूज़ किस तरीके से करते हैं उनको नहीं पता, जिसके कारण वो वही एनिमल पावर वगैरह पे जो है डिपेंड रहते हैं। कृषि श्रमिकों की पूर्ति जो है वो पूर्णतः लोचदार होती है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तो जो है उतनी ही प्रोडक्शन करूँगा। पूर्णतः लोचदार का मतलब क्या होता है बेटा? पूर्णतः लोचदार का मतलब होता है कि चाहे कुछ भी आ जाए, टेक्नोलॉजी नई हो, पुरानी हो, कुछ भी हो, मेरी प्रोडक्टिविटी इतनी ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इतना ही प्रोडक्शन करूँगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अकुशल हैं।
वो अकुशल हैं, नॉलेज नहीं है उनको, अज्ञानता है उनके अंदर, वो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पा रहे। नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते तो प्रोडक्टिविटी के अंदर इंक्रीमेंट होती, ज़्यादा उत्पादन करते, लेकिन अभी वो नहीं कर पा रहे हैं। कृषि श्रमिक को जो भी आय प्राप्त होती है वो हस्तांतरण आय के बराबर होती है। यहाँ इतना पढ़ सकते हो आप, इतना काफ़ी है। कृषि श्रमिक का भ्रमणशील होना, इसका क्या मतलब होता है? कह रहा है कृषि का कार्यकाल वर्ष में 6 से 7 महीने तक ही होता है, क्योंकि कृषि एक मौसमी व्यवसाय है। एक फसल को उगाया, फिर उसको उगाने के बाद भाई पूरा काटना, बेचना, सब कुछ करके 6 से 7 महीने लग जाते हैं, कल भी मैंने आपको बताया। तो बाकी के टाइम क्या करेगा भाई वो बंदा? बाकी के टाइम जो है, जिससे कृषि श्रमिक किसी एक समान व खेत पर पूरे साल में काम नहीं करता, केवल एक खेत पे 6 से 7 महीने का काम होता है। वर्ष के शेष भाग में जीविका अर्जित करने के लिए कृषि श्रमिक को अन्य दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। तो अब बाकी के टाइम पे वो क्या करता है भाई? 6 से 7 महीने तो अगर अपना खेत है तो उसमें कर लिया, और बाकी के टाइम क्या करता है? इनकम को अर्न करने के लिए दूसरों के खेत पे एज अ मजदूरों की तरह काम करता है। तो भ्रमणशील का मतलब होता है इधर उधर काम करना। तो ये इसका एक फ़ीचर होता है। चौथा जो इसका फ़ीचर होता है, कह रहा है कृषि श्रमिक जो है ना और उत्पादकों में अंतर नाम मात्र का होता है। कृषि श्रमिक जो एग्रीकल्चर लेबर है और जो प्रोड्यूसर होता है उसके अंदर जो डिफरेंस है, कह रहा है वो ना के बराबर ही है। ऐसा क्यों? कृषि श्रमिक और उत्पादक वर्ग साधन संपन्न व्यक्ति नहीं होता है। कुछ परिस्थितियों में एक छोटा किसान दूसरे छोटे किसान को रोज़गार उपलब्ध कराता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई 2 कैटेगरी के बंदे होते हैं कृषि श्रमिक के अंदर। दूसरी कैटेगरी का जो बंदा होता है उसके पास अपना तो खेत है ही, ठीक है, लेकिन अगर वो वहाँ से इतनी इनकम अर्न नहीं कर पा रहा कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, जब वो अपने खुद के खेत में काम कर रहा है तब वो एक उत्पादक है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रहा है तो वो उत्पादक माना जाएगा। लेकिन जब वही बंदा किसी दूसरे के खेत में जाके जीविका अर्जित करने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए काम करेगा, तो वो बेटा वो कृषि श्रमिक बन जाएगा। तो एक ही बंदा कृषि श्रमिक भी हो सकता है और एक ही बंदा उत्पादक भी हो सकता है, ठीक है। अगर अपने खेत में काम कर रहा है तो वो उत्पादक माना जाएगा। अगर वो दूसरों के खेत में काम कर रहा है तो वही बंदा जो है एग्रीकल्चर लेबर जो है कहलाएगा। तो कृषि श्रमिक और उत्पादक, इनमें अंतर जो है वो ना के बराबर ही होता है। अच्छा, ये हो गए कि इसके फीचर्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं एग्रीकल्चर लेबर के। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि भाई टाइम टू टाइम इनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? आखिर ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? मतलब ऐसे बंदे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ऐसे बंदे जो हैं क्यों बढ़ते जा रहे हैं जो दूसरों के खेतों पर एज अ मज़दूर की तरह काम कर रहे हैं? ये क्वेश्चन है। कैसे लोगों की संख्याओं में क्यों वृद्धि होती जा रही है कि जो दूसरों के खेतों पे एज अ मज़दूर काम कर रहे हैं? चलो पहली कैटेगरी वाले लोगों का तो समझ आता है, उनके पास तो अपना खेत नहीं है, तो भाई पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी कैटेगरी वाला बंदा भी भाई वही काम कर रहा है, पहले अपना खेत में, वहाँ से इनकम नहीं हो रही तो फिर दूसरे के खेत में। एक डेटा के अकॉर्डिंगली ये देखा गया कि 1921 में ये रेशो था एग्रीकल्चर लेबर का, और जैसे जैसे समय बीतता गया ये रेशो भी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। तो कह रहे हैं इस प्रकार उपयुक्त जनगणना के अनुसार देश की कुल श्रम शक्ति का 10 से 24% कृषि श्रमिक है। क्या बोला इसने? 2001 के डेटा के अकॉर्डिंगली 20% यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है बेटा, कुल श्रम शक्ति, ठीक है। कुल श्रम शक्ति का मतलब क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कुल श्रम शक्ति का मतलब ये होता है कि वो सभी लोग जो काम करना चाहते हैं या काम करने के इच्छुक हैं, उसको जो है काम कर रहे हैं या बेरोज़गार हैं, ठीक है, उसको हम जो है कुल श्रम शक्ति कहते हैं। तो कह रहा है इंडिया के अंदर, देखो बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। 2 वर्ड होते हैं, एक होता है श्रम शक्ति, ठीक है, और एक होता है कार्यबल। इसका मतलब क्या होता है? श्रम शक्ति, या इसको जो है आप ऐसे लिख लो, देखो एक होता है श्रम बल और एक होता है कार्यबल। तो श्रम बल और कार्यबल का मतलब क्या होता है?
श्रम बल का मतलब होता है चाहे वो बंदा रोज़गार में लगा हुआ हो, चाहे वो बंदा बेरोज़गार हो, इन सभी कैटेगरी के लोगों को श्रम बल के नाम से जाना जाता है। वो बंदा जो काम कर रहा है और वो बंदा जो काम की तलाश में है लेकिन बेरोज़गार है, वो श्रम बल है। लेकिन कार्यबल के अंदर केवल उस बंदे को काउंट किया जाता है जो रोज़गार में लगा हुआ है। तो ये कह रहा है कि भाई अगर हम जनगणना के डेटा के अनुसार देखें तो कम से कम 10 से लेकर 24% तक जो कृषि श्रमिक हैं, वो जो लेबर है, ये क्या, ये किस चीज़ को शो करते हैं कि कितने परसेंट लोग एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं कि भाई भारत की जो बेरोज़गारी की दर है ना, भारत में जो बेरोज़गारी की दर है, हम कहते हैं भाई 30% है, मान लो 30%, या मान लो 70% जो है वो रोज़गार की दर है, 70% रोज़गार की दर है, इतना परसेंट जनसंख्या का इतना परसेंट पोर्शन काम कर रहा है। तो इस 70% के अंदर वो कह रहा है 10 से लेके 20% तक लोग जो है ना, वो तो भाई कृषि श्रमिक ही हैं, कृषि में ही लगे हुए हैं, इसमें जो काम कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? समय के साथ साथ इनके अंदर जो है वृद्धि हमको क्यों देखने के लिए मिल रही है, ये बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन। तो भाई ऐसे क्यों हो रहा है? सिंपल से रीज़न है इसके। सबसे पहली बात तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। अब भाई जनसंख्या में अगर तीव्र वृद्धि, जैसे यहाँ से देखिए, सबसे पहला कह रहा है भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने के कारण कृषि पर जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था होने से भूमि का केंद्रीकरण कुछ हाथों व व्यक्तियों तक ही सीमित रहा है और कृषि श्रमिकों की संख्या बढ़ी है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और वैसे वैसे कृषि पे जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, भूमि व्यवस्था, दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था होने से भूमि का केंद्रीकरण। मैंने कल आपको बताया था, जिसके अंदर सरकार ने क्या करा था, ज़मीन की सीमा को फिक्स कर दिया था कि भाई एक बंदे के पास इतनी ज़मीन होगी, अगर उससे ज़्यादा होगी तो सरकार उसको अपने अंडर में ले लेगी। भूमि सुधारों के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा था। तो फिर लोगों ने क्या करा, लोगों ने अपना दिमाग चलाया कि अच्छा सरकार अपने अंडर में ले लेगी, तो मेरे पास अगर एक्स्ट्रा ज़मीन है तो वो अपने रिश्तेदारों में बांट दी, चाचा को, इसको, फलाने को, ढिमकाने को उसको दे दी। जिसकी वजह से क्या हुआ, सरकार के पास ज़मीन गई नहीं, उन्हीं के पास रही, अपने परिवार के अंदर। तो अब इससे क्या हुआ, जिनके पास भूमि नहीं थी उनके पास अब भी नहीं है। तो अब इस वजह से, लेकिन वो तो कृषि तो करना चाहते हैं ना, तो वो क्या करेंगे, वो दूसरों की जगहों पे जो है काम करेंगे। तो ज़मीन जो है वो, इसका मतलब क्या है, भूमि का केंद्रीकरण। इसका मतलब ये है कि जो ज़मीन है ना, वो कुछ ही लोगों के हाथों में है और लोगों के हाथों में ज़मीन नहीं है, जिसकी वजह से जो दूसरे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको उन लोगों के पास काम करना पड़ता है जिनके पास ज़मीन है। केंद्रीकरण का मतलब होता है कहीं एक ही जगह पर, कहीं किसी भी चीज़ का कहीं एक ही जगह पर बंद कर रह जाना। तो भूमि जो है वो गांव के अंदर कुछ ही लोगों के पास है, जिनके पास नहीं है वो इनके पास आके काम कर रहे हैं। दूसरा जो फीचर है इसका, अब क्योंकि और फिर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि तो उन्हीं लोगों के पास रहेगी, और फिर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वो लोग और बढ़ते रहेंगे जो दूसरों के खेतों पे काम करेंगे। ये इसके सबसे पहला रीज़न है। भूमि का अपखंडन। भूमि का अपखंडन का सीधा सीधा मतलब है, इसको हम लघु व बिखरी जोते भी कह सकते हैं, कि भाई जिस पे आप खेती कर रहे हो वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जिस पे हम खेती कर रहे हैं, लघु जोते जो हमने पढ़ा था, जिसकी वजह से भाई वहाँ से इनकम नहीं हो पा रही उतनी जितनी होनी चाहिए, और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए वो बेचारा मजबूर होकर उसको दूसरों के खेत पे एज अ मज़दूरों की तरह काम करना पड़ रहा है। तो इसको आप लघु व बिखरी जोते भी लिख सकते हो, अगर भूमि का अपखंडन आपसे नहीं लिखा जाए तो। और क्या रीज़न है जिसकी वजह से ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है? कह रहे ऋणग्रस्तता में भूमि का विक्रय। मैंने आपको ये बताया था, कल भी हमने पढ़ा था, कि भाई अगर एक बारी गैर संस्थागत स्रोत से अगर किसान एक बारी लोन ले ले, जिसके अंदर महाजन, भूस्वामी, रिलेटिव, ये सब लोग आते हैं, अगर एक बारी लोन ले ले इससे, तो वो इनके ऋण जाल में फंस जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको लोन दिया जाता है। और फिर क्या होता है, वो बेचारा ज़िंदगी भर ब्याज ही देता रह जाता है, किस्तें ही भरता रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अपने ऋण का
अपने ऋण का मूलधन और ब्याज को चुकाने के लिए एक टाइम ऐसा आता है कि उसको अपनी ज़मीन ही बेचनी पड़ जाती है, और फिर ज़मीन गई, फिर क्या करेगा? फिर सिंपल सी बात है, दूसरों के खेतों पे काम करेगा, क्योंकि करना तो यही है, अपनी ज़मीन तो गई, अब करना तो यही है, तो फिर दूसरों के खेतों पे एज अ मज़दूरों की तरह काम करेगा। ऐसा बेसिकली तब होता है जब किसान गैर संस्थागत स्रोतों से ऋण ले लेता है, जिसमें महाजन, साहूकार, ये सब चीज़ आते हैं जो हमने कल पढ़ा था। कुटीर उद्योगों का पतन हो रहा है। कुटीर उद्योगों का मतलब क्या होता है? आपने बहुत सारा सुना होगा। एक होते हैं लघु उद्योग, एक होते हैं कुटीर उद्योग। एक साथ पढ़ते हैं हम, लघु और कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है? कुटीर उद्योग गांव के अंदर जब लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही मिलकर कोई छोटा मोटा काम धंधा खोल लेते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही मिलकर जब छोटा मोटा कोई काम धंधा खोल लेते हैं, जैसे लाइक कैंडल का काम हो गया, ठीक है, तंबाकू का काम हो गया, मोमबत्ती बनाना, खिलौने बनाना, मिट्टी के कुछ बनाना, किसी चीज़ की पैकिंग करना, झाड़ू बनाना, या क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, पंखे बनाना हाथ के जो होते हैं, ऐसे छोटे मोटे जो काम होते हैं जब लोग गांव के अंदर अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही खोल लेते हैं, तो उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। इससे रोज़गार मिलता है उनको। लेकिन इन लघु और कुटीर उद्योग, जब से अंग्रेज़ों का शासन आया तब से लघु और कुटीर उद्योग समाप्ति हो गए। लघु और कुटीर उद्योग दोनों ही रोज़गार परक होते हैं, लोगों को काम धंधा देते हैं, लेकिन जब इनका पता नहीं हो गया तो लोग बेरोज़गार हो गए, लोगों को काम धंधा नहीं मिल रहा। फिर लास्ट ऑप्शन क्या है? चलो भाई दूसरों के खेतों पे काम करो। कृषि तो आती है ना, गांव के लोगों को कृषि तो उनका वो है, कृषि तो आती है। कुछ ना भी मिला तो अपनी ज़मीन है तो खुद वहाँ पे खेती कर लूँगा, नहीं है तो दूसरों के खेत पे कर लूँगा। तो ये इसका रीज़न है। सरकारी फार्मों पर, फार्मों लिखाइए, ठीक है, सरकारी फार्मों पर खेती, जितने भी सरकारी फार्म होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हायर किया जाता है लेबरों को और इनको काम धंधा मिलता है। तो समय के साथ साथ इनमें सरकारी फार्मों में क्या हुई है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने के लिए मिली है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर लेबर में इंक्रीमेंट हुई है, क्योंकि इनके अंदर इन फार्मों में क्या होता है, एग्रीकल्चर लेबर को हायर किया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है इस वजह से। तो बेटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर लेबर क्या होती है? वो बंदा जो दूसरों के खेत पे एज अ मज़दूरों की तरह काम कर रहा है, वो एग्रीकल्चर लेबर है। और क्यों कर रहा है? या तो उसके पास अपनी खेती नहीं है, और अगर है भी तो इतनी कम है कि वहाँ से वो इतनी इनकम नहीं अर्न कर पा रहा कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, इसलिए अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए दूसरे के खेत पे एज अ मज़दूरों की तरह जो है वो काम कर रहा है। उसको हम जो है क्या कहते हैं, उसको हम जो है बेटा एग्रीकल्चर लेबर कहते हैं। और ये उसके जो हैं फीचर होते हैं 4। असंगठित होता है, अकुशल होता है, और इधर उधर घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है, क्योंकि कृषि एक मौसमी व्यवसाय है। और एक ही टाइम पे वो उत्पादक भी हो सकता है और कृषि लेबर भी हो सकता है, क्योंकि अगर खुद के खेत में काम कर रहा है तो उत्पादक होगा, दूसरों के खेत में काम कर रहा है तो वो कृषि श्रमिक कहलाएगा। ये 4 फीचर देखने के लिए मिलते हैं। और क्यों बढ़ रहे हैं, इन ऐसे लोगों की संख्याओं में दिन प्रतिदिन क्यों वृद्धि हो रही है, ये इसने 5 रीज़न यहाँ पे आपको बता दिए कि भाई जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लघु और छोटी जो होते हैं ऋण गिरफ्ता के कारण भूमि बेच देते हैं, तो अपनी ज़मीन रही नहीं तो दूसरों की जगह काम करना पड़ेगा। लघु और कुटीर उद्योगों का पतन हो रहा है। अगर ये होते तो लोगों को काम धंधा मिलता, दूसरों के खेतों पे जाकर एज अ मज़दूरों की तरह काम करना ही नहीं पड़ता। और सरकारी फार्मों में जो है वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। इन फार्मों में एग्रीकल्चर लेबर को हायर किया जाता है, उनको काम धंधा दिया जाता है, इस वजह से इन लोगों की संख्याओं में वृद्धि हो रही है। अब हम पढ़ते हैं कि भाई इनको प्रॉब्लम क्या आ रही है। इनको जो है, ये पहला क्वेश्चन था, इनको प्रॉब्लम क्या आ रही है और इनके समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है या कोई भी क्या कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम ये फेस करते हैं। देखिए, कृषि श्रमिक की कठिनाइयाँ, इनको क्या क्या प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू आप खुद सोचो अगर आप एग्रीकल्चर लेबर होते तो आप बहुत ही आसानी से जो है आप इसको लिख सकते हो। अगर आप खुद सोचो कि मैं एग्रीकल्चर लेबर हूँ, मैं दूसरे के खेत पे काम करता हूँ, तो मैं पहली बात तो क्यों काम कर रहा हूँ, क्योंकि भाई
एक मौसमी रोज़गार है। कृषि जो है वो एक अबे मैं दूसरों के खेत पे भी काम कर रहा हूँ, तो वो भी तो जो फसल उगा रहा है वो भी तो एक मौसमी है। जब उसका काम हो जाएगा, जब उसकी फसल हो जाएगी, कट जाएगी, बिक जाएगी, ख़त्म वहाँ से काम। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर कोई दूसरा खेत देखना पड़ेगा जहाँ पे एज अ मज़दूर की तरह काम करूँ। तो भाई इसकी सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं दूसरे के खेत पे भी काम कर रहा हूँ तो फिक्स नहीं है, वहाँ भी टाइम है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो गया, कटाई बुआई बिक्री ख़त्म काम, अब दूसरा खेत देखो। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है इसकी कि भाई मौसमी रोज़गार पूरे साल का काम नहीं है, पार्ट टाइम है, 5 से 6 महीने का, कटाई बुआई बिक्री हुई, ख़त्म काम, रिश्ता ख़त्म। दूसरा क्या लिखा हुआ है? स्त्री तथा बाल श्रमिकों का नियोजन। दूसरी प्रॉब्लम क्या कह रहा है ये? कृषि व्यवसाय में बहुत सारे कार्य इस प्रकार के हैं जिसमें अधिक धैर्य तथा सामान्य कुशलता की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के कार्य भूमि से जंगली पौधे उखाड़ना, चावल कूटना, फसल काटना है, जिसमें स्त्रियां और बच्चे सरलतापूर्वक सहयोग दे सकते हैं। पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की स्त्रियां खेती में प्राय पुरुषों से अधिक कार्य जो हैं करती हैं। मतलब कि अब भाई अपनी जीविका तो अर्जित करनी है, तो जीविका को अर्जित करने के लिए गांव के अंदर क्या होता है, मेल तो काम करते ही करते हैं, मेल के साथ साथ फीमेल्स को भी अपनी घर के हालातों को देखते हुए, इनफैक्ट वहाँ के बच्चे भी क्या करने लग जाते हैं, उनके बच्चे भी बचपन से ही जैसे अपने माता पिता को देखते आते हैं वैसे जो है वो भी, जैसे आप देखते होगे कभी कभार जैसे कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, जैसे कहीं घर वगैरह बन रहे होते हैं, तो उन मज़दूरों के जो बच्चे होते हैं वो उन्हीं रेत वगैरह में खेल रहे होते हैं, ठीक है, और वहीं खेलते खेलते ही बड़े हो जाते हैं और फिर बड़े होकर वो भी यही काम करते हैं। आप कभी भी देख लेना, उनका बचपन ही उसमें रेत मिट्टी ईंट रोड़ी पत्थर उसमें बीतता है और वो वहीं धीरे धीरे वहीं से ऐसे सीखते रहते हैं, वो खुद ही ऑटोमेटिकली एक टाइम जब ऐसा आता है बड़े होते हैं वो खुद ही फिर वही करते हैं जो उनके माँ बापों ने किया है। ऐसे ही सेम कृषि के अंदर भी है। अगली प्रॉब्लम क्या है? कार्य की अधिक अवधि कोई फिक्स नहीं है भाई। जॉब में तो क्या होता है भाई, 8 से 10 घंटे काम होगा, 12 घंटे काम हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, 9 से 9 बजे की जॉब है, फिक्स होता है ना। लेकिन कृषि के अंदर कोई फिक्स नहीं है भाई, कम से कम भी जो है 14 से 15 घंटे। एक नॉर्मल बंदे के कंपैरिजन में जो जॉब कर रहा है, कृषि लेबर की प्रॉब्लम जो है उसका टाइम हद से ज़्यादा है। मतलब 24 घंटे में से 15 घंटे काम करेगा, अबे तो भाई सोएगा कब, खाएगा कब, ज़िंदगी के मज़े कब लेगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा बेचारा। अगला जो है अस्थायी कार्य, ये तो सिंपल सी बात है कि फिक्स नहीं है कोई काम। कह रहा है कृषि श्रमिकों के शोषण के अतिरिक्त उनके कार्य संबंधित दूसरे उल्लेखनीय बात यह है कि कृषि श्रमिकों से लगभग 15% ही वर्ष भर नियोजित रहते हैं, शेष को केवल कुछ साल के लिए ही काम मिल पाता है। इस प्रकार बेरोजगारी से उनकी निर्धनता और बढ़ जाती है और काम के दिनों में वह किसी भी शर्त पर काम करने के लिए जो है वो बाध्य हो जाते हैं। ये वाला पॉइंट बेटा सेम ही है, कोई अलग चीज़ तो यहाँ पे लिखी नहीं है इनने। मौसमी रोज़गार वैसे अलग लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे भी वही बात कर रहा है कि भाई कृषि जो है वो एक मौसमी व्यवसाय है, 5-6 महीने काम करेगा, बाकी के महीने काम नहीं करेगा, तो काम फिक्स नहीं है। अब बाकी के टाइम उसको काम मिले, बाकी के महीने उसको काम मिले, अगर कोई दूसरा बंदा वो किसी भी शर्त पे, कह रहा है किसी भी शर्त पे काम करने के लिए बाध्य हो जाता है कि कुछ भी करा लो, अब मैं भाई मेरे को बस काम दे दो कैसे भी करके, मैं कुछ भी करने के लिए मतलब किसी का कुछ भी कर देगा ऐसी तैसी, बस मुझे काम दे दो, किसी भी शर्त पे वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। और जब काम नहीं होता, निर्धनता बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो भाई परिवार को पालेगा कैसे, फिर दिमाग घूम जाता है जब पैसे नहीं होते। तो बंधुआ मजदूर, ये तो सुना ही होगा आपने नाम, ये तो फेमस है बंधुआ मजदूर। बंधुआ का मतलब क्या होता है? बंधुआ का मतलब होता है कि बेटा तू यहीं रहेगा, यहाँ से तू कहीं नहीं जाने का, तू मेरा है और मेरा ही है, जो वो डायलॉग है ना उसका, बिग बॉस में सुना होगा जो फेमस है डायलॉग, तो वो डायलॉग यहाँ पे ही सुटेबल होता है, बंधुआ मजदूर। देश के अनेक राज्यों में किसी न किसी रूप में दास प्रथा विद्यमान है। मुंबई में
हालियों को विवाह करने के लिए धन उधार दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप वह व्यक्ति ऋण चुकता होने तक मालिक की खेती पर काम करने के लिए बाध्य हो जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर मान लो किसी, आपने कल पढ़ा था कि भाई वो लोन किस किस पर्पस के लिए लेता है, प्रोडक्टिव पर्पस, अनप्रोडक्टिव पर्पस। तो अनप्रोडक्टिव पर्पस में हमने पढ़ा था कि भाई किसी का जन्मदिन है, किसी का मरणदिन है, किसी की शादी है, कुछ भी है, तो उनने लोन ले लिया। अब जब तक वो लोन नहीं उतरेगा, जितने का भी लोन लिया, जब तक वो लोन नहीं उतरेगा, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई जब तक लोन नहीं उतरेगा, वो जिससे उसने लोन लिया है उसी की खेती पे क्या करता रहेगा, काम करता रहेगा। बहुत कुछ ऐसी ही प्रथा राजस्थान में बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर के ग्रामों में प्रचलित रही है। कई सारे इन सब स्टेट के अंदर कई सारे ऐसे छोटे मोटे गांव होते हैं जहाँ पे ये बंधुआ मजदूरों की प्रथा जो है ये चलती है कि भाई अगर एक बारी तूने लोन ले लिया तो भाई उसके बाद क्या है, उसके बाद तू मेरा ही है और तू यहीं काम करेगा, यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। तो ये इनकी अगली प्रॉब्लम है। अगला क्या है, कम मजदूरी व अधिक काम। जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा कि भाई एक तो काम के घंटे भाई 14 से 15 घंटे, नॉर्मल बंदे के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। अब चलो काम कर भी रहा है तो उसका कुछ प्रतिफल तो मिले, प्रतिफल भी नहीं मिल रहा। जो इनकम हो रही है, जो आय होती है वो भी बहुत कम है और काम के घंटे जो हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हैं, और फिर छुट्टी भी नहीं है। ये देखो हम भाई हमारी तो एक फ़िक्स छुट्टी होती है, हफ्ते में एक मिलेगी, कमर सीधी हो जाएगी उसके अंदर। लेकिन इनका क्या है, भाई साहब काम करना है तो करना है, ठीक है, कोई कभी कुछ हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ काम तो करना ही है। फिर मजदूरी भी कम और काम भी ज़्यादा, प्लस शर्तें। अगली प्रॉब्लम क्या है इनकी, शर्तें। कृषि श्रमिकों को मजदूरी प्राय 2 प्रकार से दी जाती है। कुछ क्षेत्र में श्रमिक फसल में ही भागीदार होते हैं कि भाई इतनी प्रोडक्शन कर, जितनी होगी इतना मेरा इतना तेरा। पंजाब में बहुत से श्रमिकों को फसल के 20 से 30% तक देने की शर्त पर रखा जाता है। मतलब टोटल जो प्रोडक्शन होगी उसका 30% इसको मिलेगा और 70% उसका जिसकी खेती है। सोचो, कभी कभी श्रमिकों को दैनिक मजदूरी के आधार पर भी रखा जाता है कि भाई तू रोज़ काम कर, आ खेती कर पैसे ले जा, आ खेती कर पैसे ले जा, और उसे कुछ अन्न तथा चारा भी दे दिया जाता है। फसल की कटाई के अवसर पर जो मजदूर रखे जाते हैं वह मजदूरी के आधार पर ही रखे जाते हैं। कह रहा है भाई 2 तरीके के बंदे हैं, एक तो है डेली का, दैनिक मजदूरी पे, आ रोज़ काम कर ले जा, खाने का अन्न भी ले जा, कुछ ले। लेकिन दूसरा क्या है, काम कर पूरा 6 महीने तक, जितना भी होगा, जितनी भी प्रोडक्शन होगी उसका 30% तेरा, बाकी 70% मेरा। तो ये भी अगली प्रॉब्लम है उनकी। और भाई टोटल प्रोडक्ट, भाई जो काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो पिल रहा है धूप के अंदर, उसका 30%, जो ज़िंदगी के मज़े ले रहा है उसका 70%। तो ये अगली प्रॉब्लम है उसकी। तो ये बेटा ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। एक ही क्वेश्चन, पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन है, कृषि श्रमिक कौन होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, आखिर इनकी संख्याओं में क्यों वृद्धि हो रही है, और ये क्या समस्याएं फेस करते हैं, और सरकार इनको दूर करने के लिए क्या कर रही है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, एक तो मौसमी व्यवसाय है, काम के घंटे ज़्यादा हैं, काम भी फिक्स नहीं है, बंधुआ मजदूर हैं, कम पैसे मिल रहे हैं, और ऐसी शर्तों पे इनको रखा जाता है कि बेचारे अच्छा और है, ये लो, और इनकी क्या प्रॉब्लम है, ऋण, लोन। कृषि श्रम जांच समिति के अनुसार एक कृषि श्रमिक परिवार की औसत वार्षिक आय इतनी होती है और खर्चा इतना होता है। तो इस खर्चे को पूरा करने के लिए उसे लोन लेना पड़ता है, और लोनों के कारण वो क्या कर लेता है, गैर संस्थागत या संस्थागत स्रोतों से लोन ले लेता है। और अगर गैर संस्थागत से ले लिया तो भैया फिर तो ऋण जाल में फंस जाता है, फिर अपना सब कुछ, संपत्ति, खेती, घर का अपना सब कुछ बेचना पड़ जाता है अपने परिवार को चलाने के लिए और ऋण को उतारने के लिए। ये अगली प्रॉब्लम है। निम्न जीवन स्तर, इन लोगों का भोजन तथा वस्त्र न्यूनतम आवश्यकता भी प्राय निम्न जीवन स्तर का मतलब जो जीवन जीने के लिए जो बेसिक नीड्स होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये भी बेचारों को ढंग से नहीं मिल पाती है। रूखा सूखा भोजन जिसमें साग सब्जी जो मिलता है, इनका भी अभाव रहता है, और दोनों टाइम का पेट भर खाना भी इनको जो है नहीं मिल पाता। वस्त्र के नाम पर केवल एक कुर्ता धोती, चिथड़े उड़े जाने वाले, मतलब कि फटे पुराने कपड़े, इस टाइप के कपड़े पहनते हैं,
और मकान के नाम पर जो है जाड़ा गर्मी बरसात से लड़ने के लिए एक झोपड़ा जो जगह जगह से टूटा फूटा जो है खोखला होता है। मतलब ना तो रोटी है, ना रोटी मिल रही समय पे, ना कपड़े मिल रहे और ना ही मकान है। रोटी कपड़ा मकान ये तो बेसिक नीड होती है, मकान के नाम पे झोपड़ा है टूटा फूटा, बारिश आएगी पानी आ रहा है घर के अंदर, ठीक है, कपड़े फटे पुराने हैं, और रोटी के नाम पे 2 टाइम की भी भरपेट रोटी नहीं मिल पा रही है जिनका उनको मिलना चाहिए। ये अगली दिक्कत है। कृषि कार्यों का अभाव, मतलब कृषि को छोड़कर जो अन्य कार्य हैं वो नहीं है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, अगर होते तो वहाँ कर लेते, नहीं है तो अभी ये दिक्कत आ रही है। और बेगार, कृषि श्रमिक से गांव में बेगार भी बहुत कराई जाती है जब तक यह लोग महाजन की ब्याज सहित रुपया चुका नहीं देते तथा उसकी बेगार करते रहते हैं। ये भी एक तरीके का बंधुआ टाइप का ही होता है कि भाई जैसा जैसा अब उसने अगर लोन ले लिया गैर संस्थागत स्रोतों से, तो जैसा जैसा वो कह रहा है वैसा वैसा ही आपको जो है करना पड़ेगा। मशीनरीकरण से बेकारी, मशीनरीकरण का यूज़ नहीं करते, ये अकुशल होते हैं, नई टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ नहीं करते। तो 12 पॉइंट हैं, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इतने ज़्यादा आपको इसमें लर्न नहीं करने हैं। तो कृषि श्रमिकों की दशा को सुधारने के उपाय के अंदर जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उन प्रॉब्लम को दूर कर दो, हो जाएगा उसका सारा का सारा ठीक। जो अपने ऊपर पड़ी थी उसका उल्टा उल्टा लिखना है कि भाई इसको ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो। तो सबसे पहला है दास्ता का उन्मूलन, बंधुआ मजदूरों की जो प्रथा जहाँ जहाँ चल रही है उसको ख़त्म करो, सबसे पहली बात तो। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा जो है भूमिहीन कृषि श्रमिकों का पुनर्वास। भूमिहीन कृषि श्रमिक कौन है? जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन जो है नहीं है। कृषि श्रमिकों के हेतु भूमि की व्यवस्था की जाए, मतलब कि भाई जो हमने भूमि सुधार किए थे उसको जो है दोबारा से कुछ ऐसा कीजिए कि जिनके पास बेचारों के पास ज़मीन नहीं है उनको भी ज़मीन मिल सके। भूमि का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, भूमि कुछ लोगों के हाथों में बंधकर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि सबके पास इक्वालिटी की ज़मीन जो है होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है ना उच्चतम सीमा, यहाँ पे लिखा है ना बड़ी जोतों पर कानून बनाकर उच्चतम सीमा की जाए। सरकार को वो जो हमने किया था भूमि सुधारों के अंदर ज़मीन की एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी थी, तो भाई उसकी तरफ अग्रेसिव हो, उस तरफ जो है स्ट्रिक्टनेस दिखाए कि अगर किसी बंदे के पास एक लिमिट से ज़्यादा ज़मीन है या उसने अपने किसी परिवार के किसी सदस्य को दे दिया, ऐसे बांट दी, तो उस चीज़ को ठीक करे और उन लोगों को दे ज़मीन जिनके पास नहीं है, ताकि वो बेचारा जब उसके पास ज़मीन मिल सके तो उस पर जो है काम कर सके। कृषि में सुधार की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय कृषि मौसमी होने के कारण बहुत से कृषि श्रमिक काफ़ी समय तक जो है बेकार बेरोजगार रहते हैं। कृषि में इस प्रकार के कार्य किए जाने चाहिए कि कृषि श्रमिकों को सदैव कार्य मिलता रहे। मतलब कि मौसमी व्यवसाय है, अस्थिर कार्य है, तो कृषि में कुछ ऐसा कीजिए कि भाई कैसे भी करके उन्हें पूरे साल भर काम मिलता ही रहे। इसके अलावा कृषि मजदूरों का भी एक अपना संगठन होना चाहिए। जैसे कि हमने बोला कि ये एक असंगठित वो होते हैं, ये अपना संगठन नहीं बना सकते, जैसे कि संगठित क्षेत्रों के अंदर होते हैं, तो भाई उसको भी ठीक करना चाहिए। काम के घंटे फिक्स करिए, जैसे कि होता है 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तो ऐसे ही भाई कुछ फिक्स करो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृषि श्रमिकों के कार्य घंटे निर्धारित किए जाने चाहिए। भूमि सुधार समिति ने कुछ सुझाव भी दिए हैं कि भाई विभिन्न मौसम एवं स्थानों के अनुसार कार्यों के घंटे होने चाहिए। स्त्रियाँ जो हैं अधिक से अधिक 10 घंटे काम कर सकते हैं, पुरुष ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे काम कर सकते हैं। 8 घंटे से अधिक कार्य करने पे ओवर टाइम उसको मानना चाहिए। कार्य जो है लगातार नहीं करना चाहिए, ठीक है। मानसून में इतने घंटे काम करना चाहिए, गर्मियों में इतने घंटे काम करने चाहिए। बच्चों और स्त्रियों से रात को काम नहीं करवाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें फिक्स करो जो ऊपर प्रॉब्लम थी, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करो कि भाई कुछ भी हो जाए इनको मिनिमम इतनी वेजेस तो मिलनी ही चाहिए। कोई लॉ होना चाहिए, कोई कानून होना चाहिए, जैसे कि संगठित क्षेत्रों के अंदर। और जैसे हमारा कानून होता है मिनिमम वेज रेट, एक एक्ट है जिसके अंदर एक बंदे को इतनी वेजेस तो मिलनी ही चाहिए जितनी उसको मिलनी चाहिए। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको उतनी वेजेस नहीं देती तो हम उसके खिलाफ उस एक्ट के अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ कृषि के अंदर भी होना चाहिए। और सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम कृषि श्रमिकों को रोजगार देने
सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम को अपनाया जाना चाहिए जिससे कि गांव वालों को रोजगार मिलता रहे। गांव में लघु उद्योगों की स्थापना हेतु प्रयास किए जाने चाहिए और मजदूरों को अधिक से अधिक सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। हमने इसके रीज़न में पढ़ा था कि लघु और कुटीर उद्योगों का पतन हो चुका है। ये लोगों को बहुत ज़्यादा काम देते हैं, काम धंधा देते हैं। तो भाई गाँव के अंदर सरकार को ही ऐसे कार्यक्रम को लाना चाहिए जिससे लघु और कुटीर उद्योगों की ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना हो, लोगों को काम धंधा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और लास्ट में अन्य सुझाव, कृषि श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट सेंटर होने चाहिए, जैसे शहरों के अंदर होते हैं, वहाँ पे हम अपना नाम वगैरह लिखवा के आ जाते हैं, ठीक है। जब कभी भी कोई जॉब वगैरह निकलती है तो वो हमें बताते हैं। तो ऐसे ही गाँव के अंदर भी होना चाहिए। यातायात के साधन जो है उपलब्ध कराने चाहिए, ठीक है। भूमि की व्यवस्था जो है की जानी चाहिए, मकानों की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमने पढ़ा ऊपर कि भाई उनके पास मकान भी नहीं होते हैं। तो ये सब जो है काम किए जाने चाहिए अगर हमें इनकी जो भी ये प्रॉब्लम है ये फेस कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो हमने उपाय यहाँ पे बताए हैं। सरकारी उपाय क्या करने चाहिए वो यहाँ पे आ गया। सरकार को क्या क्या करना चाहिए इस तरफ, वो भी सरकार ही करेगी वैसे तो, लेकिन प्रॉपर सरकार क्या करना चाहिए। सबसे यहाँ पे भी बेटा वही लिखा हुआ है, कृषि दास्ता का उन्मूलन, बंधुआ मजदूरी को ख़त्म किया जाए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, एक मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसको लागू करना चाहिए, ज़मींदारी प्रथा को हटाना चाहिए, ठीक है। ज़मींदारी प्रथा क्या होती है मैंने आपको बताया था, जिसमें किसानों से ज़मीन को लेकर ज़मींदारों को ज़मीन का मालिक बना दिया जाता है। और बंजर भूमि को सुधार करना चाहिए, जो बेकार पड़ी हुई ज़मीन है उसको सरकार कुछ ऐसा करे कि भैया उस पर कृषि वगैरह जो है की जा सके। भूमि की उच्चतम सीमा फिक्स कर दे कि एक बंदे के पास मैक्सिमम इतनी ज़मीन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तो सरकार उसको अपने अंडर में ले लेगी। और ग्रामीण उद्योगों पे विकास करना चाहिए। लघु और कुटीर उद्योग जैसे होते हैं, लघु और कुटीर उद्योग जो होते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के अंदर स्थापना की जानी चाहिए ताकि जनसंख्या का कम भार कृषि पे डिपेंड रह सके। और लोगों को रोज़गार संबंधी सूचनाएं जो हैं वो देनी चाहिए। इसके अलावा सरकार कई सारे प्रोग्राम बनाने चाहिए, जैसे कि एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है जिससे लोगों को काम धंधा जो है मिल सके। फ़िलहाल आप साथ याद रख सकते हैं कि सरकार को, मतलब ये जो सरकार द्वारा जितने भी काम है ये बेसिकली लॉ, कानून के नज़र में सब कुछ कानूनी हो। मिनिमम वेजेस एक्ट बन जाए जिससे कि जो अगर कोई नहीं देता तो उस पर एक्टिव हो जाएगा। कोई ऐसा कानून व्यवस्था लाओ जिससे बंधुआ मजदूर वाला सिस्टम पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए। एक लीगली ज़मीन की एक मैक्सिमम लिमिट फ़िक्स कर दीजिए, ज़मीन की एक उच्चतम सीमा फ़िक्स कर दीजिए, ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म कर दीजिए, सब कुछ लीगली कर दो कि भाई एक्ट बना दीजिए, कानून बना दीजिए कि ऐसा ही होना चाहिए। बस इतना पढ़ना है आपको इस चैप्टर के अंदर। बंधुआ मजदूर कह रहा हूँ, कृषि श्रमिक क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं, उसकी समस्याएं, उसके समाधान। और आपको इस चैप्टर के अंदर से कुछ भी नहीं पढ़ना, ये वही है जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, वही सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, आगे जितने भी क्वेश्चन हैं सब सेम क्वेश्चन है। समस्याएं लिखनी है यहाँ पे, तो जो समस्या हमने यहाँ ऊपर पढ़ी है ये सारी समस्याएं, ये सारी की सारी समस्याएं जो हैं आप जो है उस वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं। तो आगे जितने भी क्वेश्चन है वो सब सेम है, मैंने देख लिए। तो आपको सिर्फ यहीं तक पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। ये तीसरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। ये सब पूरा वही चल रहा है, सब जो हमने पीछे पढ़ा है। कृषि मजदूरों की दशा को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं या क्या कदम उठाने चाहिए, उपाय बताओ, ये भी अभी हमने पढ़ा है, सेम क्वेश्चन है। तो वही सारे उपाय लिखे हुए हैं, देख लीजिए, चाहे आप पढ़ भी लीजिए। न्यूनतम मजदूरी, ये सब, तो ये सब वही है। तीसरा और चौथा क्वेश्चन सिमिलर वही है जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। भारत में कृषि समस्या को सुधारने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, तो इसको कुछ नहीं करना। चौथा और पांचवा क्वेश्चन सेम ही है, तो ये सब कुछ नहीं पढ़ना आपको। सिर्फ आप जो है पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है अंजलि।